बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। देखें, ह्यूमन बीइंग का बायोडाइवर्सिटी पे किस किस्म के असरात होते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है, तो इसी वजह से जो उनकी ज़रूरियात हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन स्टूडेंट, अब ह्यूमन ने अपनी ज़रूरियात, एक इंसान ने अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो उसको कुदरती ज़राए दिए गए हैं, जो उसको नेचुरल रिसोर्सेज दिए गए हैं, एक इंसान ने उनको बुरी तरह से तबाह करना शुरू कर दिया है। और इसी वजह से जो हमारा इकोसिस्टम है, हमारी बायोडाइवर्सिटी है, वो बहुत बुरी तरह से तबाह होती जा रही है। क्योंकि जब इंसान नेचुरल रिसोर्सेज को तबाह करता है तो जो इकोसिस्टम होता है उसमें बहुत बुरे चेंजेस आते हैं, और इसी वजह से जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको भी नुकसान पहुंचता है। एक दफा इस स्लाइड को रिवाइज कर लेते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। ड्यू टू अनकंट्रोल्ड ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन, their needs also increased many folds. In order to fulfill the needs, human exploited the natural resources present in the environment. It resulted in harmful changes in ecosystem and in turn harm the biodiversity. उसके बाद वेज ऑफ डिस्ट्रक्शन, यानी कि एक इंसान किस तरह से, कितने तरीकों से अपने इकोसिस्टम को तबाह करता है, अपनी बायोडाइवर्सिटी को तबाह करता है। तो वो वेज कौन कौन से हैं? सबसे पहले है हैबिटेट लॉस एंड डिफॉरेस्टेशन। सबसे पहला वे क्या है जिसके थ्रू ह्यूमन जो होता है वो बायोडाइवर्सिटी के नुकसान की वजह बनता है, बायोडाइवर्सिटी को हार्म करता है। सबसे पहला वे है हैबिटेट लॉस एंड डिफॉरेस्टेशन। दूसरा वे है ओवर हंटिंग। तीसरा तरीका है इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशीज। इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि स्टूडेंट, अगर आपसे सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इन लिस्ट द वेज या इन दिस डिफरेंट वेज बाय विच a human being can distract या can harm the biodiversity, तो आपने सिर्फ क्या लिखना है? ये 4 पॉइंट्स के नाम लिखने हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रीफली डिस्क्राइब देम, तो आपने इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है, वापस एक या दो लाइन में हर पॉइंट को एक्सप्लेन कर देना है। तो मूव करते हैं अपने पहले वे की तरफ, हैबिटेट लॉस एंड डिफॉरेस्टेशन। देखिए, जितनी भी स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, उन सबको ज़रूरत है खुराक की भी ज़रूरत है, उनको एक जगह की भी ज़रूरत है जहाँ पे वो रह सकें, अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन जो हैबिटेट लॉस का क्या मतलब होता है? मतलब कि जो कुदरती उनके लिए, मतलब जो कुदरत ने उनके लिए एक मस्कन बनाया है। जैसे हम परिंदों की बात करें तो कुदरत ने उनके लिए क्या मस्कन बनाया है? फॉरेस्ट मस्कन बनाया है। यानी कि फॉरेस्ट में, एक जंगल में वो परिंदे रह सकते हैं, वो जानवर रह सकते हैं। तो जब डिफॉरेस्टेशन की जाती है तो इसकी वजह से क्या होता है? बहुत सारे जो परिंदे होते हैं, बहुत सारे जानवर होते हैं, हम उनका जो नेचुरल हैबिटेट है उसको बुरी तरह से तबाह कर देते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है कि बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल स्पीशीज होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। क्यों खत्म हो जाती हैं? क्यों वो गुम हो जाती हैं? क्योंकि जब उनका मैस्कन ही नहीं रहता, या तो वो किसी दूसरी जगह हिजरत कर जाती हैं, और ना भी कर सकते हैं तो वो वहीं पे ही उनकी डेथ हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती हैं वो स्पीशीज। बहुत सारी प्लांट स्पीशीज खत्म हो जाती हैं, बहुत सारी एनिमल स्पीशीज खत्म हो जाती हैं। यानी कि हम कुदरत के अहकामात की रोक अदा नहीं करते हैं। हम डिफॉरेस्टेशन के थ्रू, हम इस तरह के तरीकाकार के थ्रू जब किसी का मस्कन उससे छीनते हैं, जब किसी का घर उससे छीनते हैं, तो इसका मतलब हम कुदरत के कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि इस चीज से बच सकें। आप सब लोग जानते हैं, हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि जो हमारी पूरी दुनिया की बायोडाइवर्सिटी है वो ज्यादातर कहाँ पाई जाती है? फॉरेस्ट में पाई जाती है। ज्यादातर बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे पाई जाती है? दुनिया की जंगलात में पाई जाती है। सो ऑल स्पीशीज हैव स्पेसिफिक नीड्स फॉर फूड एंड हैबिटेट। हैबिटेट लॉस मीन डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट ऑफ स्पीशीज। For example, due to deforestation, the habitats of hundreds of plant and animal species are lost. We know that major part of the world biodiversity is in forest.
अब बात की जाए कि जो लोग हैं वो फॉरेस्ट को क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्यों वो अपने जंगलात को तबाह करते जा रहे हैं, तो वो एग्रीकल्चर फील्ड को डेवलप करने के लिए और बहुत सारी रेजिडेंशियल कॉलोनीज को, क्योंकि ह्यूमन बींग की जैसे कि आबादी बढ़ गई है तो उनको रहने के लिए घर की जरूरत है, लेकिन वो ये करते करते अपनी जरूरियात पूरी करते करते कुदरत ने जो और ऑर्गेनिजम्स के लिए, जानवरों के लिए और प्लांट्स के लिए जो उन्होंने कुदरत ने मस्कन बनाया है वो उसको तबाह करते जा रहे हैं। तो कोशिश करें डिफॉरेस्टेशन को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड किया जाए। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखें, अब देखेंगे कि जो पाकिस्तान में है कितनी लैंड पे, कितनी जमीन पे फॉरेस्ट मौजूद है। तो फॉरेस्ट कितनी जमीन पे मौजूद है पाकिस्तान में? 2.5% ऑफ लैंड पे मौजूद है। और स्टूडेंट अगर बात की जाए कि फॉरेस्ट जो एरिया है वो बहुत हद तक कम होता जा रहा है, सुकड़ता जा रहा है, बहुत हद तक कम होता जा रहा है। और जो एनुअल डिफोरेस्टेशन रेट अगर हम देखें पूरी दुनिया में, तो सबसे ज्यादा एशिया में अगर हम देखें तो एशिया में जो हाई डिफोरेस्टेशन का रेट है, यानी कि जंगलात को खत्म करने का जो रेट है, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में पाया जाता है। तो अगर WWF की रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो 1947 से लेके 1,51,500 एकड़ फॉरेस्ट जमीन तबाह हो चुकी है। स्टूडेंट देखें, इस ये एमसीक्यूज आ सकता है आपके कि WWF की रिपोर्ट के मुताबिक 1947 से कितने एकड़ जो फॉरेस्ट जमीन है, जंगलात की जमीन है, वो तबाह हो चुकी है। तो कितने एकड़ हो चुकी है? 1,51,500 एकड़। In Pakistan, forest covers only 2.5% of land. The forest area is shrinking at an alarming rate. Pakistan has the highest annual deforestation rate in Asia. According to a report of WWF, since 1947, more than 1,51,500 acres of forest land has been destroyed. उसके बाद है पॉइंट नंबर 2, यानी कि वे नंबर 2 जिसके थ्रू ह्यूमन बींग जो है, एक ह्यूमन है, बायोडाइवर्सिटी को तबाह कर रहा है, वो है ओवर हंटिंग। देखिए, जो ओवर हंटिंग होती है एनिमल्स की, वो भी बायोडाइवर्सिटी की एक बहुत बड़ी वजह है, बायोडाइवर्सिटी के लॉस की बहुत बड़ी वजह है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म के जैसे कि लिजर्ड स्नेक्स जो हैं, उसके अलावा क्रोकोडाइल्स हैं और जो लार्ज मेमल्स हैं, उनको उनकी स्किन्स के लिए शिकार किया जाता है। यानी कि जैसे लिजर्ड स्नेक्स की बात की जाए, क्रोकोडाइल्स की बात की जाए या लार्ज मेमल्स की बात की जाए, इनके थ्रू वो डिफरेंट किस्म के जो साइंटिस्ट होते हैं या लोग होते हैं, वो क्या डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो इसी वजह से इनका शिकार किया जाता है। देखिए, हर साल चित्राल से कितने मिलियन बर्ड्स, 1 मिलियन बर्ड यानी कि 10 लाख परिंदे हर साल चित्राल से माइग्रेट कर जाते हैं। तो उनमें से जो 200 बर्ड्स होते हैं, या तो उन्हें शिकार कर दिया जाता है या उनको उनकी माइग्रेशन के दरमियान मार दिया जाता है। तो स्टूडेंट, ये भी आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है कि कितने परसेंट बर्ड जो होते हैं, कितने परसेंट परिंदे जो होते हैं, शिकार कर दिया जाता है उनका या उनको मार दिया जाता है उनकी माइग्रेशन के दौरान। तो कितने परसेंट है? 200% नहीं, बल्कि कितनी तादाद है? 200 ऑफ दीज बर्ड्स आर हंटेड एंड किल्ड. So, overhunting of animals is also a cause of loss of biodiversity. In Pakistan, various lizards, snakes, crocodiles, and large mammals are hunted for their skins. 1 million birds migrate through Chitral every year. About 200 of these birds are hunted and killed during their migration. उसके बाद है इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशीज, यानी कि आप इकोसिस्टम में एक न्यू स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करवाएं या एक स्पीशीज का ऑलरेडी प्रेजेंट स्पीशीज को रिमूव करवाएं, तो उसके हमारे इकोसिस्टम पे क्या असरात पड़ते हैं। तो इससे जो हमारे एरिया होता है, उस एरिया की जो दूसरी स्पीशीज होती हैं, वो उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। यानी कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जब यूकैलिप्टस प्लांट है जो ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान इंपोर्ट किया गया था, ये जो प्लांट था ये बहुत ज्यादा पानी कंज्यूम करता था। और ये जो प्लांट्स इम्प्लांट किए गए पाकिस्तान में, डिफरेंट एरियाज में प्लांट किए गए,
स्टूडेंट इनसे ये नुकसान हुआ कि इनके आसपास जो छोटे पौधे थे, छोटे प्लांट्स थे, उनके लिए ग्रो करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। अब उनके लिए ग्रो करना मुश्किल इसलिए हो गया क्योंकि ये जो प्लांट किए गए थे, जमीन में प्लांट किए गए थे, इन्होंने जो वाटर का लेवल था, जो यानी कि जो जमीन के अंदर पानी पाया जाता था, उन्होंने उसका लेवल डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। यानी कि वो अपने अपने ही शाखों में वो पानी ज्यादातर लेके जा रहे थे, यानी कि खुद वो जज़ब करते जा रहे थे पानी, और अपनी तो ग्रोथ करते जा रहे थे, लेकिन जो आसपास छोटे मोटे प्लांट्स थे उनकी ग्रोथ में बहुत ज्यादा मुश्किल होती जा रही थी। सो इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीशीज, व्हेन अ न्यू स्पीशीज इज इंट्रोड्यूस्ड इन एन इकोसिस्टम, इट may prove harmful for other species of that area. For example, eucalyptus plant were imported to Pakistan from Australia. These plants consume more water and have distributed the level of underground water. So other smaller plants find it difficult to grow near these eucalyptus plants. उसके बाद है रिमूवल ऑफ स्पीशीज। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीशीज की तो एग्जांपल दे दी, वो कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया कि यूकेलिप्टस प्लांट को ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान इंपोर्ट किया गया, जब पाकिस्तान में डिफरेंट एरियाज पे उसको प्लांट किया गया तो फिर उसका क्या नुकसान हुआ। तो अब हम रिमूवल ऑफ स्पीशीज को देखते हैं। देखें, जो रिमूवल ऑफ, अगर हम एक इकोसिस्टम से एक स्पीशीज को रिमूव करते हैं तो उसके भी दूसरे स्पीशीज पे बहुत बुरे असरात बुरे असरात होते हैं, यानी कि दूसरी स्पीशीज भी बहुत बुरी तरह मुतासर होती हैं। देखें, जो एक इकोसिस्टम में जो स्टारफिश होती है वो मसल्स को खाती है, और जो मसल्स होते हैं वो बहुत सारी दूसरी स्पीशीज के लिए नुकसानदेह होते हैं। अगर स्टारफिश को इकोसिस्टम से रिमूव कर दिया जाए जो तो मसल्स जो होंगे वो बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ जाएंगे। सो द रिमूवल ऑफ स्पीशीज, एक स्पीशीज का रिमूव होना भी दूसरी स्पीशीज के लिए खतरे का बाइस होता है। So the removal of a species from an ecosystem also affect other species. For example, in an ecosystem, starfish eats mussels. The mussels are harmful to any other species, many other species. If starfish is removed from ecosystem, the mussels were increased in number. तो वो क्या करेंगे, वो बहुत सारी दूसरी स्पीशीज को खा जाएंगे। They will eat many other species. उसके बाद है लास्ट पॉइंट है हमारा स्टूडेंट, इंपैक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए, जो केमिकल पोल्यूटेंट्स होते हैं जो कि इंडस्ट्रीज से रिलीज होते हैं, वो क्या स्पीशीज के लिए भी हार्मफुल होते हैं और इकोसिस्टम के लिए भी हार्मफुल होते हैं। यानी कि इकोसिस्टम में जितनी स्पीशीज पाई जाती हैं, जितने ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, उन सब के लिए ये जो केमिकल पोल्यूटेंट्स हैं जो कि इंडस्ट्रीज से रिलीज होते हैं, ये सब उसके लिए हार्मफुल हैं। देखिए, पोल्यूशन के लिए अगर हम बात करें तो पोल्यूशन जो है एक्सटिंक्शन की वजह नहीं समझी जाती, यानी कि पोल्यूशन के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वो किसी स्पीशी को, किसी ऑर्गेनिज्म को बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकती है, बल्कि पोल्यूशन के बारे में ये बात कही जाती है कि जो स्मॉल एरिया में रहने वाली जो छोटी छोटी स्पीशीज हैं, ये उनके लिए खतरे का बाइस होती है। यानी कि पोल्यूशन भी कोई छोटी मोटी वजह नहीं है बायोडाइवर्सिटी को तबाह करने की, बल्कि ये भी खासी वजह है जो कि स्मॉल एरियाज में रहने वाली जो स्पीशीज होती हैं उनको नुकसान देती है। द केमिकल पोल्यूटेंट्स रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्रीज आर हार्मफुल फॉर species and ecosystem. Pollution is not considered as a cause of extinction, but it usually harms those species which lives in small areas. Student, देखिए, हमने वेज पढ़े, सबसे पहले वे हमने पढ़ा हैबिटेट लॉस इन डिफॉरेस्टेशन। उसके बाद जो हमने वे पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, वो हमने ओवर हंटिंग पढ़ा है। फिर हमने पढ़ा है कि एक स्पीशीज को इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस करने से क्या नुकसान होता है, और एक स्पीशीज को एक इकोसिस्टम से रिमूव करने से क्या नुकसान होता है। लास्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है हमने कि जो इंडस्ट्री से जो पोल्यूशन, जो केमिकल पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं, उनका हमारे एनवायरनमेंट पे क्या असर होता है। तो इसमें हमने ये चीज पढ़ी है कि स्टूडेंट, जो केमिकल पोल्यूटेंट इंडस्ट्री से रिलीज होते हैं वो स्पीशीज और इकोसिस्टम के लिए हार्मफुल होते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पोल्यूशन एक्सटिंक्शन की वजह है, यानी कि पोल्यूशन किसी स्पीशीज को बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकती है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि जो कुछ छोटे एरियाज होते हैं, जो छोटे इलाके होते हैं, उन इलाकों में रहने वाली जो स्पीशीज होती हैं, ये उनके लिए बाइस नुकसान हो सकते हैं, यानी कि उनको नुकसान दे सकते हैं। तो ये जो 4 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं,
आज के लेक्चर में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट, अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज आप कमेंट करें, मैं आपके क्वेश्चन का लाजमी आंसर करूंगी। तो इसके बाद का जो टॉपिक होगा, हम डिफोरेस्टेशन को डिटेल से पढ़ेंगे, उसके काजेस पढ़ेंगे, उसके इफेक्ट्स पढ़ेंगे,